अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को एक पास पेपर की जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन करके दूंगी, तो आपके सामने 2010 का ये पास पेपर है जिसके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, आपको पता है आपके पेपर में इससे पहले 17 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यू पेपर होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर उसको ऐड नहीं किया। अगर आप चाहें तो आप उसका वो वर्ड का जो मैंने आपके साथ एक पिक्चर शेयर की हुई है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इट विल बी लाइक अ कंप्लीट 2010 पास पेपर, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डन दैट एमसीक्यूज पोर्शन, तो मैंने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट लिया है। अच्छा, जिन लोगों ने सुबह की क्लास ली थी तो उनको पता होगा कि हमने आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 to 12 जो है शॉर्ट क्वेश्चन, हमने बाकायदा हर क्वेश्चन को डिस्कस किया। एंड द पर्पस टू डिस्कस ईच एंड एवरी शॉर्ट क्वेश्चन इज टू लाइक जस्ट टू गाइड यू कि इन द एग्जाम, इन द बोर्ड पेपर, हाउ विल यू बी अटेम्प्टिंग ऑल दोज क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमने ईच एंड एवरी बिट ऑफ दैट क्वेश्चन जो है वी हैव डिस्कस। लेकिन फॉर दो स्टूडेंट्स हु डिड नॉट लाइक अटेंड द क्लास, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो सुन लेते हैं, तो उनके लिए ये है कि मैं दोबारा से एक रिव्यू करती हूँ, पहले 12 शॉर्ट क्वेश्चन का और फिर आगे पूरे शॉर्ट क्वेश्चन का दूंगी। अच्छा, पर्पस क्या है इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का और आपके साथ पास पेपर शेयर करने का? आप सब जानते हैं कि पास पेपर्स हमारे पास इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, तो मोस्ट रेडिली, तो इसलिए मैंने किया कि आपको सारे पास पेपर वन बाय वन ईच ईयर के मैं आपको ट्रांसलेट करके और रिकॉर्ड करके कि इनमें पूछे गए सवालों को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ लाइक कि भी आपकी कोर्स की रिवीजन हो जाए, आप कोर्स के साथ इन टच रहो, क्योंकि नाउ डेज वी आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द प्रैक्टिकल्स, तो हम अपने कोर्स से दूर ना हो जाएं और जब हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट हों तो हमें कोर्स जो है वो भूल ना जाए या हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो इन सारे पर्सपेक्टिव्स को जहन में रखते हुए मैंने ये पास पेपर्स जो हैं आप लोगों के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं, और आपके मार्क्स अच्छे आएँ तो इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन पे गाइड करूँगी कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। आपने बहुत ध्यान से पूरे लेक्चर को, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरी वीडियो को देखना है, ताकि आपको हर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो है व्हाट इज़ ज्योग्राफी, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि बार बार इट इज़ अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन इन एवरी पास पेपर। आप देखेंगे कि दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन अ डिफरेंट वे, लाइक द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, डेफिनेशन ऑफ डॉक्टर कैल्टीज ज्योग्राफी, modernized geography, what is geography, or in every perspective this question can be asked. But here in this paper 2010, firstly we need to like see the instruction as well. Attempt any 22 short question, and 22 means 22 multiplied by 2. Each question is carrying 2 marks, so total after solving the short question portion you will get 44 marks, the maximum 44 marks you can obtain. um, in this 2010 pass paper the pattern was very like primitive one, तो उसमें क्या था कि आपको इनके sections बना के नहीं दिए जा रहे, section A B C of the short question, rather all the short question, like almost 33 short question are the part of this paper, and out of 33 you need to attempt 22, as you can see, ठीक है, you need to attempt 22. So first short question is what is geography. It is very simple question. In this question there is a requirement to write the definition of geography, but what the students do at that time, they normally just write the description, like description of earth, and it is like just sufficient. But what you need to do, लाइक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देने से पहले आप इसकी, इस क्वेश्चन में इसके मीनिंग को जो है वो एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। यानी आप बता दो कि व्हाट डज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जियो, और उसके बाद ग्राफी। जब आप ये दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर दोगे तो एक इंट्रो बन जाएगा इस क्वेश्चन का, एंड देन
देन आपको एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स बड़े आसानी से लिख देते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज ज्योग्राफी। आप वो सिंपल सी डेफिनेशन डाल दो, और उसके बाद जो आपने अगला काम करना है, वो काम करना है कि आप एक प्रॉपर डेफिनेशन दो। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप डॉक्टर कैल्टी की डेफिनेशन यहाँ पर डाल दो, ठीक है, डॉक्टर कैल्टी की डेफिनेशन जो एक प्रॉपर मॉडर्नाइज डेफिनेशन है वो डाल दो। दूसरी कोई भी मॉडर्नाइज डेफिनेशन यहाँ पर डाल दो, और या फिर तीसरी जो है वो रेडजल की डेफिनेशन डाल दो, ठीक है। तो ये 2-3 आपके कोर्स में डेफिनेशंस जो है बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही डेफिनेट डेफिनेशंस मौजूद हैं। तो दिस क्वेश्चन बेसिकली रिक्वायर्ड कि भी आप एक सिंपलेस्ट तरीके से थोड़े से बेहतर मॉडर्नाइज तरीके की तरफ जाओ, तो फिर आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, आपको अपनी स्पीड को इतना मेंटेन करना होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको कितनी जल्दी और कितना तेजी में जो है वो अटेम्प्ट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम चलते हैं उसमें, व्हाट आर द two main branches of geography? Another very simple question from the chapter number 1, जिसमें सिर्फ आपसे ज्योग्राफी की 2 मेन ब्रांचेस पूछा है। फिर वही बात है, स्टूडेंट्स नॉर्मली जल्दी से फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी नंबर 1 नंबर 2 करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपको पूरे 2 नंबर लेने हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए क्या करना चाहिए, आप यहाँ पे आप चले मीनिंग की तरफ ना जाएं, आप एक सिंपल डेफिनेशन ज्योग्राफी की दें, जिसमें आप बताएं कि ज्योग्राफी क्या है। उसके बाद ज्योग्राफी की टाइप्स लिखें कि टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी, और वहां पर आप नंबर 1 और नंबर 2 करके फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम लिखें, और फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को इन जस्ट 1 सेंटेंस यू कैन डिस्क्राइब, ठीक है। ईदर द फिजिकल और द ह्यूमन वन, दोनों बोथ बोथ कुड बी डिफाइन इन जस्ट 1 सेंटेंस। तो आप एक एक सेंटेंस में दोनों को डिफाइन कर दें, तो कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो है वो हो सकता है। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी? ठीक है, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। फिर एक चैप्टर नंबर 1 को यहाँ टच किया गया है। इसकी डेफिनेशन लिखते हुए फिर मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको इस क्वेश्चन में अब ये देखना है कि इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी आपकी ज्योग्राफी की दोनों मेन ब्रांचेस में से किससे बिलोंग करता है, फिजिकल से या ह्यूमन से। तो यहाँ पे आपको वो रेफरेंस कोड करना है कि भाई ये फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है या ये ह्यूमन ज्योग्राफी का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल आपको पता लगता है कि भाई ये फिजिकल ज्योग्राफी है, तो आप लिखो कि दिस ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डील्स विद द फिजिकल ज्योग्राफी, बिलोंग्स टू द फिजिकल ज्योग्राफी। आपका कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है क्लियर है। और फिर आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की प्रॉपर डेफिनेशन दे दो, तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं जल्दी से मैथमेटिकल ज्योग्राफी। यहाँ पर भी उसी चीज़ को फॉलो किया जाएगा। अगेन आप यहाँ पे फिजिकल या ह्यूमन ज्योग्राफी जो भी इसकी मेन ब्रांच है उसका नाम देने के बाद फिर इसको आप डिफाइन कर रहे होगे। अच्छा जी, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, एंड दैट इज द सोलर सिस्टम। एंड व्हेन यू विल बी like doing 3 to 4 past paper, then you will be able कि which areas of your book or course outline or according to the smart syllabus जो है are most attractive for the examiner whenever the examiner try to formulate a question paper, तो वो किन एरियाज को जाने नहीं देता। ठीक है, तो आपको तब जाके आइडिया होगा। आपको एक पास पेपर सॉल्व करके कभी भी ये समझ नहीं आएगी कि भी आपका पेपर जो आपका एक्सपेक्टेड पेपर है वो कैसा आने वाला है। आपको 3 to 4, 4 to 5, इससे 5 years पास पेपर के 5 साल के पास पेपर जब आप सॉल्व करते हैं, देन नॉर्मली द स्टूडेंट्स विल हैव एन आइडिया कि हाउ टू अटेम्प्ट the questions which have been asked in your past papers, and the most repeated and the most frequent question could be asked in your examiner by examiner. Okay, let's move on to the question number 5, that is the solar system. A simple description, the simple definition of the solar system. And here you will be writing a solar system in which the sun is the main
लाइक ओरिजिन, और आप सन की पोजीशन यहाँ बताओगे कि सेंट्रल पोजीशन है, ऑल द रिस्पेक्टिव जो प्लैनेट्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, और उनको ना सिर्फ यहाँ बताओगे बल्कि यहाँ पर उनके वन बाय वन आप उन 8 प्लैनेट्स के नेम्स भी लिखोगे। अच्छा, आपने करना क्या है, जब नाम लिखने हैं तो आपने ऑर्डर को फॉलो करना है कि विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ द सन, विद डिस्टेंस ऑफ द सन के साथ साथ आप उनके नाम सारे लिखोगे। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक आसान सी डायग्राम बना सकते हो जिसमें दरमियान में आप सन को दिखा दो। फिर उसके बाद आने वाले तमाम जो प्लैनेट्स हैं उनको बता दो। लाइक यहाँ पे आपने सन को ड्रॉ किया, ठीक है, आपने मरकरी, मार्स, अर्थ, वीनस, यूरेनस, नेपच्यून, और इन सारों को इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में दिखा दिया। तो ये एक सिंपल सी डायग्राम बन जाएगी सोलर सिस्टम की। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज बेसिकली द साइज ऑफ द अर्थ। साइज ऑफ द अर्थ, the size is very calculated size of the earth is in your course। तो आप वहाँ पे अलेक्जेंड्रिया की जो एग्जाम्पल है और जो एक डायग्राम है और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो यहाँ पे सारा एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद लिथोस्फेयर आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके दिसंबर टेस्ट में भी रखा गया था। और इस लिथोस्फेयर में जो है आपको पता है कि आपकी अर्थ सरफेस पे मेन 3 स्फेयर्स है, 4th बायोस्फेयर है जिसको नॉर्मली हम इंक्लूड अभी नहीं करते क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन। लेकिन नॉर्मली जब हमारे कोर्स में बताया जाता है तो देयर आर 3 स्फेयर्स ऑफ द अर्थ। द वन इज लिथो, द अदर वन इज हाइड्रो एंड द थर्ड वन इज एटमोस्फेयर। यहाँ पे लिथोस्फेयर के बारे में पूछा गया है तो आप यहाँ पे लिथोस्फेयर को प्रॉपरली उसकी जो डेफिनेशन आपके नोट्स में आपके कोर्स में मौजूद है आप उसको बताओगे। और उसके बाद यहाँ पे भी आप अपनी स्फेरिकल बॉडी ऑफ द अर्थ को बनाने के बाद आप यहाँ पे माउंटेन्स, फिर उसके बाद प्लेट्यूज और प्लेन एरियाज बनाकर दिखा सकते हो और लेबल कर सकते हो, ताकि एक इमेजिनेटिव जो आपका इमेजिनेशन थी वो एक डायग्राम की फॉर्म में हमारे सामने आ जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेम्स ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। आपने देखा था कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ, ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा जो है वो क्रस्ट से शुरू होता है और इनर कोर की तरफ जाता है। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो मेरा ख्याल है विद इन लाइक मिनट यू विल बी एबल टू ड्रॉ द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द अर्थ, जहाँ पे आप यहाँ पे क्रस्ट दिखाओगे, फिर मेंटल बता दोगे, फिर आप कोर बता दोगे, और कोर में भी आप कह लिया जाए आउटर कोर और इनर कोर को भी अलग कर सकते हो। तो इस तरह की एक लेबल डायग्राम आप यहाँ ड्रॉ कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रॉक्स। डिफाइन रॉक इज वेरी इजी क्वेश्चन। आपसे सिर्फ डेफिनेशन ऑफ रॉक पूछा गया है, लेकिन आप इसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, यू कैन गिव एन एग्जाम्पल of the rocks, either the granite one or the marble, or which एवर जो आपके जहन में आती है वो आप उस वक्त दो। और उसके बाद द टाइप्स ऑफ रॉक्स, ऑल्दो टाइप्स ऑफ रॉक इज नॉट बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, लेकिन इट विल बी वेरी इम्प्रेसिव कि भी आप डेफिनेशन रॉक की देने के बाद एक एग्जाम्पल कोट करते हो और एक छोटी सी हेडिंग देते हो जिसमें कहते हो टाइप्स ऑफ रॉक, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, नंबर 1, 2 और 3 आपने इन तीनों रॉक्स के नाम दे देने हैं कि वन इज इग्नियस, द सेकंड वन इज सेडिमेंट्री एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स पूछी गई है, कॉन्स्टिट्यूट्स टू मेक द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। आपकी ज़मीन के बैरूनी हिस्से को बनाने में जिन रॉक्स ने सबसे अहम किरदार अदा किया है उनका नाम पूछा गया है। अपने कोर्स को स्टडी करें और उन चट्टानों को जिन्होंने आपकी ज़मीन के बैरूनी हिस्से को सबसे ज़्यादा फॉर्मुलेट करने में अपना रोल प्ले किया, उनका नाम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिक रॉक्स के बारे में पूछा गया है। ऑर्गेनिक रॉक इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो अगेन यू नीड टू मेक this thing clear कि organic rocks belongs to sedimentary rocks in the first sentence. Then you will move on towards the definition of organic rock. A complete definition is the requirement of this question, and after writing down the definition of the organic rocks you need to write the further types of the ऑर्गेनिक रॉक्स। ठीक है, ऑर्गेनिक रॉक्स की जो फर्दर टाइप्स हैं उनको सिर्फ बाय नेम 1, 2, 3 जितनी भी 4 हैं आप उनको यहाँ पे नाम दे देंगे।
उसके बाद ऑर्गेनिक रॉक के एग्जाम्पल भी आप डालना चाहें तो डाल दें, इट विल बी वेरी गुड। उसके बाद गर्ल्स हम जाते हैं व्हाट आर द परमानेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, परमानेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ जो है आपको सिर्फ यहाँ पे नाम बताने हैं कि जब ज़मीन अपनी ओरिजिनेशन पॉइंट से गुजर रही थी, ओरिजिन हो रहा था आपकी ज़मीन का, तो व्हाट आर द मेन परमानेंट लैंड फॉर्म्स फॉर्मुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उनके सिर्फ यहाँ पे नाम लिखने होंगे। अच्छा जी, उसके बाद अम, हम्म अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हम अगले क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एंड क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेसिकली दिस इज राइट अ नोट ऑन कैलेडोनियन माउंटेन्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, हमने माउंटेन्स को अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर पीरियोडिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली हमने इनको तीन एराज में, तीन ईयर्स में, तीन टाइप्स में डिवाइड किया था, कैलेडोनियन, हर्सेनियन एंड एल्पाइन। तो उसमें से सिर्फ कैलेडोनियन पूछा गया है। तो यहाँ पे क्लेरिफिकेशन इस क्वेश्चन की क्या होनी चाहिए कि आप बताओगे कि ये कैलेडोनियन माउंटेन जो है ये कैटेगरी है, ये टाइप है, किस बेसिस पे किए गए माउंटेन्स की डिवीजन की, एज की। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एज द माउंटेन हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप, द कैलेडोनियन, हर्सेनियन एंड अल्पाइन। उसमें से कैलेडोनियन को पिक करें और कैलेडोनियन को डिफाइन कर दें। तो एक लाइन में आपने बस बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ द माउंटेन प्रोसेसिंग और जेनेसिस सिस्टम इज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। उसमें सिर्फ कैलेडोनियम, हर्सेनियन, अल्पाइन के नाम देने के बाद कैलेडोनियन माउंटेन का टाइम पीरियड बताएं कि कैलेडोनियन माउंटेन जब जमीन पर बन रही थी तो टाइम पीरियड वाज ऑलमोस्ट 400 मिलियन ईयर्स अगो। और फिर कैलेडोनियन माउंटेन की छोटी सी डिस्क्रिप्शन देने के बाद कि वेदरिंग हो गई है, एरोड हो चुकी हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अब जो नज़र आ रही हैं वो आपको फला फला कंट्री में उनके रेमिनेंट्स, उनके रेजिड्यूज, उनके लेफ्ट ओवर पार्ट या उनके वेदर्ड पार्ट नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे उन पहाड़ों की एग्जाम्पल या उन पहाड़ों के नाम देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और 14 शॉर्ट क्वेश्चन जो है, राइट अ नोट ऑन इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इंटर माउंटेन माउंटेन प्लेट्यू का मतलब है प्लेट्यू की एक टाइप आपसे पूछी गई है जिसका नाम है इंटर माउंटेन। ठीक है, माउंटेन्स के दरमियान एक ऐसा सतह मुर्तफा या प्लेट्यू का हिस्सा होता है। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप फौरन से एक प्लेट्यू की डेफिनेशन एक लाइन में दोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ जहाँ पे आप सिर्फ डिफाइन करोगे कि व्हाट इज प्लेट्यू। और जब आप प्लेट्यू को डिफाइन कर दोगे तो प्लेट्यू को डिफाइन करके नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 उसकी जो तीन टाइप्स हैं प्लेट्यूज के उनके नाम लिखोगे। और उसमें से इंटर माउंटेन प्लेट्यू जब आ जाएगा तो उसको प्रॉपरली डिफाइन कर दोगे, तो आपका एक कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट डू यू नो अबाउट फ्लड प्लेन्स। ठीक है, ये आपका रिवर का पार्ट आ गया। और रिवर का ये वो पार्ट है जब रिवर अपना एक डेपोजिशनल फीचर बनाते हुए जा रहा है जिसमें आपके पास एक फ्लड प्लेन बन रहा है। तो यहाँ पे आप फ्लड प्लेन की तरफ जाते हुए क्या कहोगे, सिर्फ एक लाइन में डिस्क्राइब किया जा सकता है कि फ्लड प्लेन इज अ फिजिकल फीचर ऑफ रिवर एट द टाइम ऑफ इट्स डेपोजिशन। ठीक है, तो डेपोजिशनल फीचर है, यानी चेक करने वाले को ये पता चल गया कि आपको इसकी पूछली पूरी बैकग्राउंड नॉलेज का पता है कि ये रिवर का फीचर है, फिजिकल फीचर है। लेकिन रिवर भी ये फिजिकल फीचर कब बना रहा है, एट द टाइम ऑफ डेपोजिशन, जब वो एरोजन प्रोसेस कर चुका है, ट्रांसपोर्टेशन कर चुका है, अब वो अपनी डेल्टिक स्टेज पर आ गया है, लोअर स्टेज पे आ गया है, आखिरी स्टेज पे आ गया है। तो वहां पर इस लोअर स्टेज पे जो इम्पोर्टेंट फीचर बनकर सामने आ रहा है दैट इज फ्लड प्लेन। एंड फ्लड प्लेन इज बेसिकली अ फीचर दैट रिक्वायर्स अ डायग्राम ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक प्रॉपर डायग्राम भी बता दोगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज वेदरिंग। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज बेसिकली अ सिंपलेस्ट डेफिनेशन इज बीन आस्क्ड लाइक वेदरिंग। और आप यहाँ पर वेदरिंग को, जो आपके कोर्स में एक डेफिनेशन मौजूद है, वो आप डिफाइन करो। और डिफाइन करने के बाद अगर आप चाहो
इट डिपेंड्स, ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप डेन्यूडेशन को डिफाइन करके उसको आगे आप एग्जाम मतलब टाइप्स बता दो कि डेन्यूडेशन जो है बेसिकली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कैरिड आउट बाय ईदर बाय वेदरिंग, मास वेस्टिंग और एरोजन, ठीक है। तो उसमें से वेदरिंग को डिफाइन कर दो, तो और एग्जाम्पल दे दो कोई सी भी फिजिकल या केमिकल वेदरिंग की, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर ये देखें वही उसी की तरह का एक क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन एरोजन आ जाता है। फिर डेन्यूडेशन को हल्का सा डिफाइन कर दो, एंड वंस यू हैव डिस्क्राइब लाइक द सेम क्वेश्चन पेपर, और आप दोनों करना चाह रहे हो तो आप बेशक एक में स्किप कर दो और एक में कर दो। एग्जामिनर देख चुका है कि आपने डेन्यूडेशन से शुरू किया, डेन्यूडेशन की फर्दर 3 टाइप्स बताए, उसमें से पिक किया वेदरिंग को, उसमें से पिक किया एरोजन को, तो यहाँ पे एरोजन को डिफाइन कर दिया जाए। Okay, with this we are on the question number 18 and that is the chemical weathering। तो यहाँ पे आप denudation को define नहीं भी करते, आप weathering को define करें, और जब definition of weathering दे दें तो weathering को define करने के बाद आपने क्या करना है कि वेदरिंग की देयर आर 2 मेन टाइप्स, द वन इज फिजिकल एंड द सेकंड वन इज केमिकल, और आप थर्ड वन बायोलॉजिकल वेदरिंग का भी नाम लिख सकते हैं। तो उसमें से केमिकल वेदरिंग को विदाउट विद द चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, तो जो वेदरिंग होती है उसको आप एक्सप्लेन कर दो, और वहाँ पे उसके प्रोसेसेस लिख दो कि हाइड्रेशन से हो सकता है, हाइड्रोलिसिस से हो सकता है, कार्बोनेशन से हो सकता है, किसी तरह से भी केमिकल वेदिंग सॉल्टेशन से हो सकती है, तो आप सोल्यूशन से भी हो सकती है, ये सारा आप बता सकते हो, उनके नाम लिख सकते हो। Okay, now the question number is 19. Explain the Oxbow Lakes. Oxbow Lake, again, a feature ऑफ रिवर एक्शन, ठीक है, रिवर की वजह से बन रहा था, रिवर के प्रोसेसिंग में बन रहा था, लेकिन किस टाइम पे बन रहा था, ऑक्सबो लेक्स कब बन रही थी, जब रिवर जो था तकरीबन अपनी मीडियम फेज पर आ गया था, एरोजनल प्रोसेस में जब उसने मियांडरिंग कर दी थी, तो अब उसके बाद वो जो प्रोमिनेंट पार्ट थे आपका रिवर, आपने किया था ना, रिवर इस तरह के डीप कट्स बनाता हुआ जा रहा है, उनमें से कोई एक कट जो है it can be prominent by the deposition of the feature, deposition of the material, ठीक है। From one side the material is being deposited and other side the erosion is going on, so the feature get prominent, and that prominent feature is named as meander, or with the passage of time, ये बहुत slow process है, with the passage of time ये deep cut जो है अलग हो जाएगा, and once it will be like cut off, it must be in the shape of C-shaped structure or oxbow shaped structure, तो हम इसलिए इसको oxbow lake कहेंगे, तो ये आपने यहाँ पर बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो है, दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ ग्लेशियर इज द रिक्वायरमेंट, आप ग्लेशियर को डिफाइन कर दो, और ग्लेशियर्स में आप एक दो एग्जांपल दे दो, आप पाकिस्तान के ग्लेशियर्स के एग्जांपल सियाचिन, बालतूरो, बतूरो, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। ओके, राइट अ नोट ऑन द डिफ्लेशन, आप डिफ्लेशन पर आ गए हो। डिफ्लेशन जो है बेसिकली इट्स अ विंड एक्शन, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि डिफ्लेशन जो है वो किसका एक्शन है, विंड का एक्शन है, और विंड का भी ये कौन सा वाला एक्शन है, ये एरोजनल एक्शन है। अब एरोजनल एक्शन के बारे में बताने के बाद आप डिफ्लेशन को प्रॉपरली डिफ्लेट कर दो, मतलब एक्सप्लेन कर दो कि डिफ्लेट से लिया गया है, डिफ्लेट का मतलब है ब्लो आउट करना, और आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दे दो। Okay, move on to the next question. That is the question number 22. Write a note on the crescent dunes. अब crescent dunes होते हैं जिनको बारखान हो सकता है आपके कोर्स में लिखा हुआ, तो बारखान, crescent dunes have the same names. So do not get confused कि examiner has asked the crescent dunes and we didn't even cover the crescent dunes in our course or in the smart syllabus. The crescent dunes are the similar name, same name of the barakhans. अच्छा, most importantly, when you will be like start to attempt that question, so what you will do, you need to write this is being done by the action of wind, ठीक है। अब एक्शन ऑफ विंड तो हो गया, लेकिन एक्शन ऑफ विंड में भी एरोजन का ऑप्शन है, ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन है, और डेपोजिशन का, तो किस टाइम पे बना क्रिसेंट ड्यू, डेपोजिशन में। डेपोजिशनल फीचर है विंड का, और डेपोजिशनल फीचर के साथ साथ आप इसको जब डिफाइन करोगे तो इसकी बहुत आसान सी डायग्राम जो है वो आप ये बना सकते हो, ठीक है। इसकी यहाँ पे
विंडवर्ड साइड बता दोगे, यहाँ पे उसकी कनकेव साइड बता दोगे कि हवा यहाँ से जा रही है और यहाँ पे वो जब मूव करते हुए कट करते हुए जा रही है तो ये जो है एक डिप्रेशन जो है वो बनता जा रहा है, एंड इट looks like crescent in this shape, so that's why it is called a crescent dunes. And you can see in the desert areas or wherever the desertification has been done, the dunes can be find out. And not only in the Sahara, the biggest desert of the world, in Africa, rather in every desert of the world, especially in Pakistan, we have seen in Thar Parker और the Cholistan deserts में भी crescent dunes देखे गए हैं. राइट अ नोट ऑन द कॉन्टिनेंटल स्लोप. अब देखिए कॉन्टिनेंटल स्लोप कहाँ पे आ गया, ये आपका क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है आपके ओशियन वाले पोर्शन का, ठीक है, जहाँ पे आपने ओशियन फ्लोर्स पढ़ा था, ओशियन फ्लोर पढ़ा था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि there is a connection wherever the land body is going to get an end, the water take a start. There is no edge point, you can find it out on the surface of the earth. ठीक है, तो ये बड़ा अल्लाह ताला ने बड़ा इसको सिमेट्रिकल बनाया है, एंड दैट सिमेट्री इज नेम्ड एज एंटीपोडल इन देयर मैनर. वंस इज गोइंग टू एंड, सेकंड वन इज टेक अ स्टार्ट. तो यहाँ पर जैसे ही खुश्की का इलाका बीच के जरिए, साहिल के जरिए समंदर तक पहुंचता है, तो समंदर एक तरफ से स्टार्ट ले लेता है और बीच जो है वो उस समंदर के अंदर जाकर जो है वो खत्म हो जाता है. तो यहाँ पर हमें जैसे ही बीच, कोस्टल एरिया, साहिली इलाका पानी के अंदर जाता है, तो यहाँ पर ये जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनती है और ये जो एंगल बनता है स्लोपी सा, इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है. और जितनी गहरी स्लोप होगी उतना जो है वो आपका एंगल जो है वो ज़्यादा होगा. उसके बाद यहाँ डिफाइन करने के बाद ओशियानिक करंट पर बात आ जाती है. एक और सिंपलिस्टिक डेफिनेशन ओशियानिक करंट की दें, और देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द ओशियानिक करंट ऑफ द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन. तो आप उनमें से किसी भी समंदर के किसी भी एक दो ओशियानिक करंट्स के नाम दे दें, एक वार्म वाटर का दे दें, एक कोल्ड करंट दे दें, तो वो दैट इज सफिशिएंट इन दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, उसके बाद हम चलते हैं अगले शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, और अगले शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास है व्हाट आर टाइड्स. ठीक है जी, टाइड्स पे बात कर लेते हैं. टाइड्स की डेफिनेशन जो है आपके कोर्स में मौजूद है, और ना सिर्फ टाइड्स की डेफिनेशन है बल्कि फर्दर जो है दो मेन टाइप्स जो हैं, टाइप्स ऑफ टाइड जो है वो दी गई हैं. तो टाइड को डिफाइन करने के बाद आप उन दो मेन टाइड्स को भी दे दें, ठीक है, उनके नाम बता दें कि भी वो कौन सी हैं. नीप टाइड है और दूसरी जो टाइड है उसका नाम बता दें यहाँ पे. उसके बाद राइट अ नोट ऑन द क्रूशियो करंट जो है ये ओशियानिक करंट है. यहाँ पे आपको इस करंट को बताना है, इसका छोटा सा फ्लो पार्ट बताएंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ कहाँ मूव किया, किस समंदर में जनरेट हुआ. ये द वार्म वाटर करंट है और द कोल्ड वाटर करंट है. ये दो तीन चीज़ें आपको जब मैंने पढ़ाई भी थी तो मैंने आपको सिर्फ यही बताया था कि आपसे जब भी कोई करंट पूछा जाता है आपको ये पता होना चाहिए कि ये वार्म है या कोल्ड है. सेकंड, ये आपको पता होना चाहिए कि किस समंदर में जनरेट हो रहा है, और इसका ओरिजिनेशन पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट, दैट मस्ट बी सर्कुलर इन देयर मैनर. फ्रॉम वन एरिया इट विल बी लाइक टेकिंग अ स्टार्ट ऑफ अनदर एरिया, वहां पे वो एंड होके दोबारा से उसको ज्वाइन कर लेगा, तो इट विल फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल. तो क्रूशियो करंट भी आपने इसी तरह से करना है. उसके बाद एनुअल बेसिस पे जो आपका डिफरेंस इन टेम्परेचर आता है पूरे साल में, सर्दियों के मौसम में आपका दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा कितना और कम से कम कितना है, और गर्मियों में दर्जा हरारत मैक्सिमम कितना जाता है, मिनिमम कितना जाता है, तो वो आपको यहाँ पे बताना होगा इस क्वेश्चन में. ठीक है, उसके बाद डिफाइन वेदर है. एक सिंपल सी डेफिनेशन ऑफ वेदर, आपने शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन को डिफाइन करना है. 24 आवर्स की ड्यूरेशन हो सकती हैं, 2 डेज की ड्यूरेशन हो सकती है, फॉर अ वीक ड्यूरेशन हो सकती हैं. और यहाँ पे आप वेदर को डिफाइन करते हुए अगर इसके एलिमेंट्स के नाम दे दें कि वेदर जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, रेनफॉल पे, ह्यूमिडिटी पे एंड एयर प्रेशर पे. सो दीज आर बेसिकली द एलिमेंट्स बाय विच the weather could be determined of any area. But the short term duration, what does it mean? Just for 24 hours, if you are talking about the rainfall, the temperature, the humidity or the air pressure, then you are talking about weather. But if you are keep on continuously adding the data and getting the mean over the 30 or 35 year, then you are not targeted to weather, rather now you are talking about climatic condition of that particular area.
यहाँ पे आपको सिर्फ वेदर तक रहना है, आप क्लाइमेट तक बात ना कीजिएगा। ओके। बैरोमीटर जो है एक डिवाइस है, एक आला है जिसके ज़रिए हम एयर प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं, और दो तरह के बैरोमीटर होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एनोराइड जो बैरोमीटर होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपसे सिर्फ दो जो है टाइप पूछी, जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगी तब भी मैं बैरोमीटर दिखाऊंगी भी, और आपको इसकी थोड़ी सी वर्किंग भी बताऊंगी। तो यहाँ पर आपसे वो पूछा गया है। उसके बाद ड्यू ड्रॉप्स क्या है, ये अभी हमने रिसेंटली प्रेसिपिटेशन ख़त्म किया था, तो आपको याद होगा कि प्रेसिपिटेशन की एक फॉर्म जो है वो ड्यू ड्रॉप्स भी होती है। ठीक है, ड्यू ड्रॉप्स मैंने आपको बताया था कि अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द इन द 24 आवर्स के टाइम पीरियड में जब लोएस्ट टेम्परेचर पहुंचता है, लाइक पूरे 24 घंटे में, रात के 2 बजे 3 बजे आपकी ज़मीन ऑलरेडी जितनी हीट एब्जॉर्ब कर चुकी थी वो सारी उसने रेडिएट आउट कर दी है, निकाल दी और ठंडी हो चुकी है। तो अब वो टाइम पीरियड आ चुका है कि अब आपकी ज़मीन ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने का मतलब है उसके ऊपर जितनी हवा थी वो भी ठंडी हो गई है, हवा के अंदर मॉइस्चर की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो भर चुकी है, सेचुरेट हो चुकी है। अब आप देखेंगे वो जो सुबह का सहरी का या सरगी का जो वक्त होता है, उस टाइम पर आपकी ज़मीन पर, आपकी आयरन बार्स पे, आपके लॉन पे, आपकी ग्रास पे, आपके जो लीव्स होंगे लॉन में, उन सब के ऊपर जो है वो आपको पानी के कतरे नजर आएंगे, और ऐसा लगेगा कि बारिश है, लेकिन वो बारिश नहीं होती, वो शबनम के कतरे होते हैं जिनको हम ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। ओके, ये एक्सप्लेन करना होगा आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद एंटी साइक्लोन के बारे में बताएंगे। ये आपको मैंने बताया था कि ये वेरिएबल विंड से है। यहाँ पे आप ये बताएंगे कि साइक्लोन हो चाहे एंटी साइक्लोन है, बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ वेरिएबल विंड्स। ऑपोजिट टू द साइक्लोन दैट इज द एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन क्या है? अ हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, दरमियान में हाई प्रेशर एरिया प्रोड्यूस हो जाता है, और अब हाई प्रेशर बनने की वजह से, क्योंकि हाई प्रेशर एरियाज आर बेसिकली द ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ द विंड्स, तो यहाँ से विंड जो है वो बाहर की तरफ जाएंगी, और किस तरफ जाएंगी? इन ऑल द low pressure areas wherever the temperature is high and the pressure is low. From that anticyclonic area, the high pressure in that anticyclone area was high, and uh, pressure was high and the temperature was low. So from that area the winds will starting moving outward. ठीक है, साइक्लोन अगर आपको याद होगा तो इनवर्ड आती थी, और यहाँ पर आउटवर्ड जा रही हैं। तो ये एंटी साइक्लोन की डिस्क्रिप्शन आप बताएंगे। फिर उसके बाद 32 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में आपसे पूछा गया है। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है? कि अभी आपकी सराउंडिंग में जो फिजिकली एग्जिस्टेड बॉडीज हैं, लाइक माउंटेन्स है, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, एंड every physical body जो है has their own environment. You can experience the mountainous areas, the cool climatic climate, the cool temperatures, comparatively different temperature as compared to the plateaus of, and a very different temperature from the plains. And that's the reason in the summer season why do we plan to visit the hill station. ठीक है, हम किसी प्लेन एरिया से उठ के, सपोज लाहौर से उठ के जब हम मरी की तरफ जाते हैं, तो लाहौर में वी वर एक्सपीरियंसिंग इन द समर सीजन द टेम्परेचर लाइक 45 46 47, and then as you approaches to Murray there is a difference of like 10 to 15 degree centigrade temperature down. So that's the reason. ठीक है, and this is the weather change or the physical environment. As the weather change, the temperature changes, obviously the everything, every environment जो है will be affected by this. Okay, the last short question is the write any two benefits of the plains. आपको पता है कि प्लेन एरियाज जो होते हैं लेवल्ड होते हैं। प्लेन को जब हम डिफाइन करते हैं तो लेवल्ड कहते हैं, फ्लैट कहते हैं, और कह लीजिए बम्पी नहीं होंगे, अनइवन नहीं होंगे, जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये बेनिफिट्स में ही है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, वहाँ पर आप बता सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ लग सकती हैं, और एवरी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो एट लार्ज स्केल कुड बी कंडक्टेड ऑन द प्लेन एरिया, एंड दैट्स द बेनिफिट ऑफ द प्लेन, एंड दैट्स द रीज़न वाई डू द प्लेन कंज्यूम मोर नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अगर टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड देखी जाए तो उसका 90% आबादी जो है वो हमें प्लेन्स में देखने को मिल रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन। जल्दी से हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ताकि उनको भी एक नज़र मार के हम इस वीडियो को एंड करने की तरफ आए, ताकि ये लंबी ना हो जाए। ठीक है, यहाँ से मैं इसको, जी आ गए।
लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में था लॉन्ग क्वेश्चन में अटेम्प्ट एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चन, ईच लॉन्ग क्वेश्चन इज कैरिंग 8 मार्क्स, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 यू विल गेट 24 मैक्सिमम marks, or 24 marks could be obtained if you will attempt all 3 long question, the maximum one। कितने क्वेश्चन दिए होते हैं? 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से आपके पास 3 करने हैं, 2 चॉइसेस पे आप छोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम हर लॉन्ग क्वेश्चन को हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कैसे करना है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम देखें तो पूछा गया एक्सप्लेन इन डिटेल द ब्रांचेज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अ वेरी इजी लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। ज्योग्राफी डिफाइन करें, एक मॉडर्न डेफिनेशन दें, उसकी ब्रांचेस के नाम लिखें, फिजिकल, ह्यूमन, फिर फिजिकल ज्योग्राफी पर डायरेक्ट आ जाए। लॉन्ग क्वेश्चन है तो इतना आप बता सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी को डिफाइन करके फिजिकल ज्योग्राफी की सारी 9-10 जितनी ब्रांचेस हैं उन सब ब्रांचेस के नाम लिखें और एवरी ब्रांच को डिस्कस कर दें। लेकिन करना क्या है, इन द एंड यू नीड टू राइट द कंक्लूजन कि फिजिकल ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इज प्लेइंग दिस टाइप ऑफ रोल इन द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, इन द डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी, ताकि आपका एक कंक्लूडेड आंसर बने और आपको अच्छे नंबर मिल रहे हो। Okay, let's move on to the question number 2 of the long question. What do you know about the igneous rocks? Explain in detail. Another important question, and ये बेस ख्याल है चैप्टर नंबर 3 या 4 में से है। यहाँ पे आप रॉक को डिफाइन करें, उसके तीनों नाम लिखें, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। फॉरन से इग्नियस रॉक पे आ जाएं, इसकी डेफिनेशन दें। अगली हेडिंग दें जिसमें टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक बताया हुआ है। 3 टाइप्स हैं इग्नियस रॉक की, एक एक को डिफाइन करें, उनकी करेक्टरिस्टिक्स दें, उनकी एग्जाम्पल्स दें, एंड प्लस draw a diagram as well and write the conclusion in the end as well. Describe the action of river in upper and medium part of it. अब ये एक्शन ऑफ रिवर पूछा गया है, यहाँ पे आप रिवर का एक्शन बताएं और उसमें से सिर्फ रिवर जब अपने अपर और मीडियम पार्ट पे है तो उसका बताएं। अब अपर पार्ट में यानी जब अब रिवर अपनी माउंटेनियस स्टेज पर था तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स थी, और अपर पार्ट में जब वो एरोजन कर रहा था तो कौन कौन से फीचर बन के आ रहे थे वो बता दें। मीडियम पार्ट की तरफ आए तो मीडियम पार्ट में भी यानी उसकी प्लेन स्टेज जो थी, जो इसकी मिडिल स्टेज जो थी वहां पर आए, उसकी डिस्क्रिप्शन दे। उसमें वो डेपोजिशन ज्यादा कर रहा था, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा कर रहा था, तो उससे बनने वाले फीचर्स को बताएं, ना सिर्फ बताएं बल्कि उनके डायग्राम भी ड्रॉ करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो था वो ओशियानिक फ्लोर पे था। ओशियानिक फ्लोर बताएं कैसा लगता है, बिल्कुल जमीन की तरह के फ्लोर के हैं, उसी तरह के माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, सब कुछ है। और इनसाइड द ओशियन जो है ओशियानिक फ्लोर की एवरी पार्ट, एवरी फिजिकल फीचर को नाम देके एक्सप्लेन करें, और फिर एक प्रॉपर डायग्राम आपके नोट में बड़ी अच्छी सी बनी हुई है जिसमें अंदर का हाल ओशियानिक फ्लोर का दिखाया गया है कि वहां पे ये फीचर कैसे दिखते हैं, तो वो बना दें। डिस्क्राइब द परमानेंट एटमॉस्फेरिक जोन्स ऑफ द अर्थ, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले एरिया को यहाँ पे टच किया गया और बताया गया है कि आपकी जमीन पे कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के परमानेंट जोन्स मौजूद हैं। जैसे कि हमने भी पढ़ा कि हाई प्रेशर बेल्ट एरिया है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एरिया है, लो ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट एरियाज हैं और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट एरियाज हैं। उनको वहाँ पे बताएं भी, और उसकी एक जो डायग्राम है जिसमें विंड्स की डायरेक्शन मूवमेंट दिखाई गई है वो ड्रॉ करें। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द 2010 पास पेपर। होप सो आपको इस लेक्चर को सुनने के बाद काफ़ी हेल्प आउट होगा, और अब इसको अच्छे तरीके से आपने कल के लिए तैयार करना है। कल की जो क्लास मेरी आपके साथ होगी दोपहर में, उसमें ये मैं पूरा पेपर आपसे डिस्कस करूँगी, एंड एवरी स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन इट। अगर वो चाहते हैं कि इनके बहुत अच्छे नंबर आए, उनकी रिवीजन, उनकी तैयारी हो, तो ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए जो व्हाट्सएप पे आपसे मांगा है कि आपको मुझे एक प्रैक्टिकल का वो क्वेश्चन करके देना है, वो भी दें और ये वाला काम भी करें। ठीक है, ओके, जब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। एंड कर दूँ?